नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो हम सब ने बचपन में जरूर सुनी होगी। अकबर और बीरबल की। हाँ, अकबर और बीरबल की। लेकिन हम इसे आम तौर पर बीरबल की चतुराई की कहानी मानते हैं। पर क्या हो अगर ये कहानी बीरबल की होशियारी से ज्यादा एक अपराधी के दिमाग के बारे में हो? कि उसका दिमाग काम कैसे करता है। बिल्कुल। हमारे पास इस कहानी की एक पटकथा है और उसका शीर्षक भी बहुत दिलचस्प है। बीरबल ने समय को ही सबूत कैसे बना दिया। अरे वाह। तो आज हम इसी पटकथा के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि ये बीरबल का कोई जादू था या फिर इंसान के डर और मनोविज्ञान के केस स्टडी। सही कहा। चलिए सीधा कहानी के माहौल में चलते हैं। कल्पना कीजिए, आगरा का भव्य राजमहल है, सुबह का वक्त, और बादशाह अकबर का दरबार खचाखच भरा हुआ है। तभी एक व्यापारी हांफता हुआ, घबराया हुआ दरबार में आता है और वो सीधा अपने नौकर पर इल्जाम लगा देता है, सोने की अंगूठी चुराने का। अब यहां से मामला दिलचस्प होता है। एक तरफ मालिक का आरोप है, दूसरी तरफ नौकर का इनकार, और कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। तो सवाल यही है कि जब आपके पास सिर्फ दो लोगों के बयान हों जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं, तो आप सच तक पहुंचेंगे कैसे? ये एक बड़ी गुत्थी है। आज इसी को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस व्यापारी के कांपते हुए शब्दों से। वो कहता है, जहां पना मुझे पूरा यकीन है, मेरी बेशकीमती सोने की अंगूठी इसी ने चुराई है। और बेचारा नौकर वो हाथ जोड़े खड़ा है, आंखों में बस बेगुनाही है। वो कह रहा है, नहीं हुजूर, मैं बेकसूर हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। बादशाह अकबर समझ जाते हैं कि ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। ये सिर्फ एक अंगूठी का सवाल नहीं था। नहीं, ये इंसाफ का सवाल था। तो वो अपने सबसे काबिल मंत्री की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बीरबल, इस गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। और देखिए, यहीं से बीरबल के लिए असली चुनौती शुरू होती है। ये एक क्लासिक ही सेड शी सेड वाली स्थिति है, जहां कोई सबूत ही नहीं है। बिल्कुल। और बीरबल पर दबाव सिर्फ चोर को पकड़ने का नहीं है, उन पर एक बेगुनाह को बचाने का भी उतना ही दबाव है। सही बात है। अगर फैसला जरा भी गलत हुआ तो एक निर्दोष की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मतलब ये तलवार की धार पर चलने जैसा था। जहां आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, तो बीरबल पर इतना बड़ा दबाव है। ऐसे में कोई भी सामान्य इंसान क्या करता? सवाल जवाब शुरू करता, तलाशी लेता शायद। हाँ, पर बीरबल ने तो कुछ और ही किया है ना। बिल्कुल। उनका पहला कदम ही सबको चौंका देता है। वो ना तो व्यापारी से कोई सवाल पूछते हैं, ना नौकर से, कुछ भी नहीं। वो बस मुस्कुराते हैं और बादशाह से कहते हैं, जहां पना, मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए सिर्फ एक दिन की मोहलत चाहिए। सिर्फ एक दिन? ये अपने आप में ही अजीब बात थी। और हमारी पटकथा में एक बहुत कमाल का हिस्सा है। रात में बीरबल के विचारों को दिखाया गया है। अच्छा। वो सोचते हैं, इस मामले में कोई बाहरी सबूत नहीं है, तो क्यों ना अपराधी के अंदर ही सबूत बनाया जाए। वाह। क्यों ना समय को ही गवाह बना दिया जाए। ये एक लाइन, ये इस पूरी योजना की बुनियाद है। और अगले दिन वो अपनी योजना दरबार के सामने रखते हैं। वो व्यापारी और नौकर दोनों को बुलाते हैं और दोनों के हाथ में एक एक बिल्कुल बराबर नाप की लकड़ी थमा देते हैं। ठीक है। और फिर वो एक ऐसी बात कहते हैं जो किसी के भी गले नहीं उतरती। वो कहते हैं, ये कोई आम लकड़ी नहीं, ये न्याय की लकड़ी है। हाँ, आज रात इसे अपने बिस्तर के पास रखकर सोना। जो असली चोर होगा, उसकी लकड़ी सुबह तक अपने आप 2 इंच बढ़ जाएगी। 1 मिनट, यहां रुकते हैं। ये योजना जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। ये तो किसी जादुई कहानी जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल। क्या ये बीरबल का कोई अंधा तुक्का था? इसमें एक बहुत बड़ा जोखिम भी तो था। क्या क्या होता अगर व्यापारी होशियार होता और सोचता, ये तो नामुमकिन है, लकड़ी कैसे बढ़ सकती है, मैं कुछ नहीं करूंगा। वो तो बीरबल का मजाक उड़ा सकता था। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यहीं पर बीरबल की मनोवैज्ञानिक समझ काम आती है। अच्छा? ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक बहुत ही सोच समझ कर बिछाया गया जाल था। जाल? हाँ, इसे मनोविज्ञान में सजेशन इफेक्ट कहते हैं। बीरबल ने लकड़ी की किसी जादुई शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने उस विचार की शक्ति का इस्तेमाल किया जो उन्होंने दोनों के दिमाग में डाल दिया था। मतलब उन्होंने सच का पता लगाने के लिए एक झूठ का सहारा लिया? एक तरह से हाँ, लेकिन ये झूठ सिर्फ एक उत्प्रेरक था, एक कैटलिस्ट। बीरबल ये दाव एक बेगुनाह और एक दोषी की मानसिकता के फर्क पर लगा रहे थे। एक बेगुनाह इंसान जिसे पता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो इस बात को सुनकर शायद हंसेगा या इसे बकवास मानकर सो जाएगा। उसे डर नहीं लगेगा। बिल्कुल।
उसे डर नहीं है, इसलिए वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। लेकिन एक दोषी इंसान, उसका दिमाग तर्क से नहीं, डर से चलता है। अच्छा। उसके लिए लकड़ी का बढ़ना एक हकीकत बन जाता है, क्योंकि वो उसके पकड़े जाने का संकेत है। बीरबल ने लकड़ी को नहीं, ज़मीर को आजमाइश पर रखा था। वाह, मतलब बीरबल ने असल में दोनों को एक ही रस्सी दी और इंतजार करने लगे कि कौन डर के मारे उस रस्सी से खुद को फांसी लगाता है। क्या बात कही है। तो फिर अगली सुबह क्या हुआ? मुझे लगता है दरबार में माहौल देखने लायक होगा। बिल्कुल, अगली सुबह का दृश्य बहुत नाटकीय है। दरबार में एक अजीब सा तनाव है। सबकी नजरें उन दोनों पर होंगी और उनके हाथ में मौजूद लकड़ियों पर। व्यापारी और नौकर दोनों अपनी अपनी लकड़ियां लेकर बीरबल के सामने हाजिर होते हैं। बीरबल शांति से दोनों लकड़ियों को उठाते हैं, उन्हें एक दूसरे के पास रखकर नापते हैं। और नतीजा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। नौकर की लकड़ी तो वैसी की वैसी ही थी जितनी उसे दी गई थी। लेकिन व्यापारी की लकड़ी 2 इंच छोटी हो गई थी। छोटी हो गई? अरे, लकड़ी तो बढ़नी चाहिए थी। लेकिन ये तो छोटी हो गई। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चोर ने पकड़े जाने के डर से खुद ही अपनी लकड़ी काट दी। हाँ, ये सोचकर कि रात में जब वो 2 इंच बढ़ेगी तो सुबह तक बराबर हो जाएगी। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यही वो पल है जहां बीरबल की योजना 100% कामयाब होती है। यहाँ सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक और गहरी मनोवैज्ञानिक चीज काम कर रही थी, जिसे हम कॉग्निटिव टनलिंग या मानसिक सुरंग कह सकते हैं। कॉग्निटिव टनलिंग, ये क्या होता है? जब कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस या डर में होता है तो उसका दिमाग बाकी सभी तार्किक संभावनाओं को नजरअंदाज कर देता है। मतलब वो और कुछ सोच ही नहीं पाता। बिल्कुल, उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस एक चीज पर टिक जाता है जिससे उसे डर लग रहा है। व्यापारी ये सोच ही नहीं पाया कि लकड़ी का बढ़ना वैज्ञानिक रूप से असंभव है। उसका दिमाग बस एक सुरंग में फंस गया था। हाँ, और उस सुरंग का अंत था, मैं पकड़ा जाऊंगा। और उस अंजाम से बचने के लिए उसने एक अतार्किक काम कर दिया, लकड़ी काट दी। बीरबल ने उसके डर का नहीं, बल्कि डर से पैदा हुए इस मानसिक अंधेपन का फायदा उठाया। कमाल है, मतलब व्यापारी अपने ही दिमाग के जाल में फंस गया। बीरबल का ये तर्क सुनकर तो उसकी हालत देखने लायक होगी। पटकथा में क्या लिखा है? पटकथा बताती है कि जैसे ही बीरबल ने ये राज खोला, व्यापारी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे पसीना आने लगा होगा। हाँ, पसीना आने लगा और वो कांपने लगा। वो पूरी तरह टूट चुका था। बीरबल ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या? बताओ, तुमने अपनी लकड़ी क्यों काटी? और उस एक सवाल ने सारे पर्दे हटा दिए होंगे। बिल्कुल, व्यापारी जमीन पर गिर गया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। क्या कहा उसने? मैंने ही अंगूठी छुपाई थी। मैं इस नौकर से नफरत करता था और इसे फंसाना चाहता था। अरे, ये सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। अब ये मामला सिर्फ चोरी के झूठे आरोप का नहीं रहा। ये तो एक निर्दोष को फंसाने की सोची समझी साजिश थी। और बादशाह अकबर, उनका फैसला क्या था? बादशाह अकबर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने व्यापारी को झूठे आरोप लगाने और एक निर्दोष की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश के लिए सख्त सजा सुनाई। और नौकर को? उस बेगुनाह नौकर को बाइज्जत आजाद कर दिया गया। और कहानी के अंत में अकबर बीरबल से एक बहुत गहरी बात कहते हैं। क्या? वो कहते हैं, बीरबल, आज तुमने किसी चीज को नहीं बल्कि समय को ही सबूत बना दिया। ये बात बहुत दिलचस्प है, समय को ही सबूत बना दिया, है ना? आमतौर पर जब हम इस कहानी से मिली सीख की बात करते हैं तो कहते हैं कि झूठ नहीं टिकता या डर इंसान से गलती करवाता है। लेकिन ये समय वाली बात, ये ज्यादा गहरी है। बिल्कुल, चलिए इन सीखों को थोड़ा और खोलते हैं। डर इंसान से गलती करवाता है, ये सच है, लेकिन जैसा हमने बात की, ये सिर्फ डर नहीं है, ये वो कॉग्निटिव टनलिंग है। हाँ, और जो आखिरी सीख है, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, वो इस कहानी का सार है। यहाँ समय न्यायाधीश कैसे है? इसका मतलब क्या सिर्फ वो 24 घंटे गुजरने से है? नहीं, ये सिर्फ 24 घंटों की बात नहीं है। ये उस मानसिक मोहलत की बात है जो बीरबल ने अपराधी को दी। अच्छा। उन्होंने उसे भागने का, सोचने का, डरने का और आखिरकार एक गलती करने का समय दिया। बीरबल की असली चतुराई अपराधी को इतना मनोवैज्ञानिक स्पेस और समय देने में थी कि वो अपनी ही सोच से हार जाए। पटकथा के अंत में बीरबल कुछ कहते भी हैं, है ना? हाँ, वो कहते हैं, जहां पना
अपराधी हमेशा जल्दबाजी में रहता है और समय उसे पकड़ ही लेता है। तो व्यापारी की जल्दबाजी क्या थी? लकड़ी को एडवांस में ही काट देना। हाँ, उसकी जल्दबाजी थी भविष्य की एक काल्पनिक समस्या का समाधान वर्तमान में कर देना। उसने धैर्य नहीं रखा, क्योंकि एक दोषी ज़मीर कभी शांत नहीं रह सकता, वो हमेशा बेचैन रहता है। समय ने बस उसकी उस बेचैनी को एक ठोस सबूत में बदल दिया। तो आज की हमारी इस पड़ताल से ये कहानी बिल्कुल नए रूप में सामने आई है। सही बात है। ये सिर्फ एक चतुर मंत्री की कहानी नहीं, बल्कि इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे इंसान का मनोविज्ञान, उसका डर और उसका अपराध बोध ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। और ये कहानी जाते जाते हमारे लिए एक बहुत दिलचस्प विचार छोड़ जाती है। ये हमें सिखाती है कि हमारी आंतरिक स्थिति, हमारा अपराध बोध या हमारी बेगुनाही हमारे कामों को कैसे आकार देती है, भले ही हम बाहरी दुनिया को कुछ भी दिखाने की कोशिश करें। और ये एक जरूरी सवाल भी उठाता है ना? हाँ, कि आज के दौर में जहाँ सबूतों को मिटाना या बनाना आसान है, क्या हमें सच तक पहुँचने के लिए मानव मनोविज्ञान को समझने पर और ज्यादा भरोसा करना चाहिए? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारे अपने डर, हमारी अपनी धारणाएं हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करती हैं, तब भी जब हम सोचते हैं कि हम बहुत चालाकी और तर्क से काम ले रहे हैं। शायद हम सब दिन भर अपनी अपनी लकड़ियां काटते या बचाते रहते हैं।